हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉलेट। एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर सेकंड में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। अपन ने जो सबसे पहले सीरीज ली थी वो ली थी एनसीईआरटी फिजिक्स की, और इसमें चैप्टर 2 अपना चल रहा था। चैप्टर 2 का आज जो है ना वो है पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 2 में अपन ने भौतिक राशियां ली थी और भौतिक राशियों का जो पार्ट फर्स्ट है ना वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। पार्ट फर्स्ट में अगर देखा जाए तो अपन ने टोटल कितनी भौतिक राशियां ली थी? 6 भौतिक राशियां ली थी। 6 भौतिक राशियां ली थी। सर कौन कौन सी ली थी? एक तो ली थी दूरी, इससे पहले वाले वीडियो में। एक ली थी अपने विस्थापन, क्या क्या कंसेप्ट है इनकी। एक लिया था अपन ने चाल, चाल के अलावा एक लिया था वेग, वेग के अलावा एक है द्रव्यमान, और द्रव्यमान के अलावा एक अपन ने भौतिक राशि ली थी जिसका नाम है भार। तो टोटल 6 भौतिक राशियों के बारे में अपन ने चैप्टर सेकंड में किया था, जिसका चैप्टर सेकंड का जो पहला पार्ट है। आज जो सेकंड पार्ट है ना भौतिक राशियों वाला, उसमें मैंने 2 भौतिक राशियों से संबंधित, जिसमें एक तो भौतिक राशि है त्वरण और एक त्वरण का लिफ्ट के साथ क्या संबंध है, तो मैंने इनको अलग कर दिया ताकि अपनी कंसेप्ट ना बढ़िया से बढ़िया अपने को समझ में आ सके कि लिफ्ट संबंधी जितने भी एमसीक्यू है ना वो मैंने आज इस वीडियो में आपके सामने डाल दिए। ठीक है ना। कुछ बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ कहां से मिलेगी? पीडीएफ देखो, पीडीएफ के लिए आप प्ले स्टोर पर जाओ और प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप लोग पीडीएफ मिल सकते हो, आपको पीडीएफ वहां से मिल जाएगी। आपको जो पीडीएफ वहां से मिलेगी ना, इस पीडीएफ में ध्यान रखना थ्योरी भी है प्लस एमसीक्यू भी है। एमसीक्यू तो वो है जो मैं यहां पर यूट्यूब पर सोल्व कराता हूं, और थ्योरी वो है जो एनसीईआरटी से हमने तैयार की है, वो टॉपिक वाइज है। हमारी जो पीडीएफ है ना ये बिल्कुल टॉपिक वाइज है, इस चीज का ध्यान रखना। इसलिए आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर इस पीडीएफ को वहां से ले सकते हो। तो मैं शुरू कर रहा हूं पहले क्वेश्चंस के साथ। 50 तक अपन ने कर लिया था। 51 क्वेश्चंस क्या है सर? 51 क्वेश्चंस क्या कर रहा है? 51 क्वेश्चंस है कि वेग परिवर्तन की दर डैश कहलाती है? चाल, संवेग, त्वरण और आवेग। फटाफट कमेंट करके बता दो। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। वेग परिवर्तन की दर डैश कहलाती है? शाबाश, सही बता रहे हैं। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। बोलो क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। 2 चीजों में यहां पर कंफ्यूज करता है, एक तो त्वरण है और एक है यहां पर वेग। समझना बात को। अगर आपको एग्जामिनर इस प्रकार से शब्द दे देता है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? विस्थापन में किसकी दर? परिवर्तन की दर। तो विस्थापन में परिवर्तन वेग कहलाता है, और वेग में जो परिवर्तन होता है, बोलो भाई किस में परिवर्तन होता है? वेग में परिवर्तन। तो वेग में जो परिवर्तन है ना उसकी दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। ये 2 बिंदु आप लोग ध्यान में रखना। विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग है और वेग में परिवर्तन की दर त्वरण है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा सी। मंथन का अर्थ डैश है? मंथन का अर्थ किस त्वरण से है? धनात्मक त्वरण है, ऋणात्मक त्वरण है, दोनों है, और इनमें से कोई नहीं है। 52। सभी बच्चों का सही है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि मंथन किसे कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं। तो इसका आधार पर सर एक चीज तो समझ में आई है कि त्वरण है ना, त्वरण के टोटल कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला जो त्वरण का प्रकार है उसका नाम है धनात्मक त्वरण, ध्यान से समझते जाना जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं। दूसरा जो त्वरण है उसका नाम है ऋणात्मक त्वरण, और तीसरे त्वरण का एक प्रकार और होता है मेरे दोस्तों जिसका नाम है शून्य त्वरण। तो त्वरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक अपन ने चीज देख लिया कि सर त्वरण वास्तव में होता क्या है, तो सर त्वरण क्या होता है? वेग में जो परिवर्तन होता है वही तो त्वरण है। बोलो भाई वेग में परिवर्तन ही क्या है? त्वरण है। तो सर अब धनात्मक त्वरण क्या है? जब वेग में परिवर्तन मतलब वेग लगातार बढ़ रहा हो, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। जब वेग क्या रहा हो? बढ़ रहा हो। तो जब वेग बढ़ रहा होगा तो वो कौन सा है? धनात्मक त्वरण है। ऋणात्मक त्वरण क्या है सर? जब वेग घट रहा हो। बोलो भाई वेग घट रहा हो तो वो कौन सा त्वरण है? ऋणात्मक त्वरण है। और शून्य त्वरण क्या है सर? शून्य त्वरण का मतलब होता है, शून्य त्वरण का मतलब होता है कि वेग समान हो, अर्थात कोई भी पिंड अगर समान वेग से गति कर रहा है तो वो क्या है? शून्य त्वरण है। और इसी ऋणात्मक त्वरण को वास्तव में बोला जाता है मंथन। तो मंथन का मतलब क्या है? ऋणात्मक त्वरण
है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 53 देखते हैं अपन। किसी भी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। बताओ भाई कमेंट करके, त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय हुआ परिवर्तन है। सही है सभी का। ये भी क्या हो जाएगा भाई, त्वरण है किसमें परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन है। तो कई प्रकार, एक परिभाषा को एग्जामिनर कई प्रकार से दे देता है, तो उसकी कंसेप्ट पकड़ लिया करो। आपकी वेग में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, ठीक है ना, तो वो त्वरण है, बस बात खत्म। अगला देखो 52 क्या है सास 54। एक समान वेग से चलती आ रही किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा। समान वेग से अगर चलती आ रही है तो उसका त्वरण क्या होगा, शून्य त्वरण होगा, असमान त्वरण होगा, धनात्मक त्वरण होगा या ऋणात्मक त्वरण होगा। 54 समान वेग से चलती आ रही है तो कौन सा त्वरण है, शून्य त्वरण है। बोलो भाई कौन सा त्वरण है, शून्य त्वरण है, ठीक है ना। धनात्मक त्वरण में समान वेग नहीं होता है। धनात्मक त्वरण में तो वेग जो है ना, समय के साथ वेग लगातार क्या होता है, बढ़ता है। तो जब वेग लगातार बढ़ता है तो वो धनात्मक है। और ऋणात्मक क्या है, ऋणात्मक है जब वेग लगातार घटता है। तो जब वेग लगातार घटता है तो वो ऋणात्मक है। और जब वेग एक समान है, वेग क्या है भाई, एक समान है, तो जब वेग एक समान है तो वो क्या है, शून्य त्वरण है। जैसे मान लो एक कोई कार है और ये कार है ना 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रही है। अगर ये 10 से इसकी स्पीड कितनी हो रही है, 20 हो रही है, तो मतलब ये कौन सा त्वरण लगा रही है, धनात्मक त्वरण है। अगर 10 से अगर 5 की स्पीड आ रही है तो ये कौन सा त्वरण है, ऋणात्मक त्वरण है। और अगर 10 की स्पीड में अगर ये चल रही है तो यही कौन सा त्वरण है, यही है शून्य त्वरण। ठीक है, तो त्वरण इस प्रकार से 3 प्रकार का होता है। 55 बताओ क्या होता है। 55 में शून्य त्वरण का अर्थ यह है वस्तु का वेग स्थिर है, वस्तु का वेग कम है, वस्तु का वेग बढ़ता है और वस्तु का वेग शून्य है। बताओ 55। शून्य त्वरण क्या है, शाबाश सही बता रहे हैं ज्यादातर बच्चे। शून्य त्वरण का मतलब होता है जब वेग स्थिर हो। कुछ बच्चे लिख रहे हैं जब वेग शून्य हो। वेग शून्य हो तो त्वरण होगा ही कहां पर, ठीक है ना। जब वेग शून्य हो तो किसी भी प्रकार का, जब वेग ही नहीं तो त्वरण कहां से होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन ही तो त्वरण है, ठीक है। तो वेग स्थिर होता है तो वो शून्य त्वरण है। जब वस्तु का वेग कम होता है तो आपको मालूम है वो तो ऋणात्मक त्वरण है, ठीक है ना। और इसी ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं, ठीक है ना। और जब वस्तु का वेग बढ़ता है तो अपने को मालूम है वो कौन सा त्वरण है, धनात्मक त्वरण है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ठीक है ना। अगला देखो 56 देखते हैं अपन। धनात्मक त्वरण का अर्थ यह है कि वस्तु का वेग स्थिर है, वस्तु का वेग कम है, वस्तु का वेग बढ़ता है, वस्तु का वेग शून्य है। 56 कमेंट करके बताओ। धनात्मक त्वरण के बारे में पूछ रहा है, शाबाश सही बता रहे हैं। धनात्मक त्वरण क्या है, जब वस्तु का वेग बढ़ता है। 57 अब देखो इधर, किसी गाड़ी का प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है, वह 5 सेकंड में वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड कर लेती है, तो बताओ त्वरण क्या होगा। देखिए बताओ, फिर मैं बताता हूं इसको। न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते चलते हैं छोटे छोटे। गाड़ी का प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है, वह 5 सेकंड में वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड करती है। सही बता रहे हैं ज्यादातर बच्चे। देखो त्वरण ज्ञात करने का जो सूत्र क्या होता है वो ध्यान से देखना एक बार। त्वरण का ज्ञात करने का सूत्र होता है v माइनस यू अपॉन टी। इसमें जो v है ना, v ये होता है अंतिम वेग। v का मतलब तो क्या है भाई, अंतिम वेग। इसमें जो u है, इस u का मतलब है प्रारंभिक वेग। बोलो बेटा, और u का मतलब क्या है, प्रारंभिक वेग। और इसमें t है ना, t का मतलब है समय। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय होता है। तो देखो 2 मीटर प्रति सेकंड इसका ये प्रारंभिक वेग, अर्थात यह u की वैल्यू है। ये जो 5 है ना, 5 ये t की वैल्यू है, और 4 कर लेता है, यह किसकी वैल्यू है, v की वैल्यू है।
ठीक है ना। तो कहने का मतलब 4 माइनस 2/t, टी का मतलब यहां पर कितना है 5, तो यहां पर 2/5 तो कितना हो जाएगा 0.5 0.4। अभी आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे कंसेप्ट को पकड़ा करो आप, ठीक है ना। आगे देखते हैं 58। बताओ, देखिए आप लोग कमेंट करके, उसी एक्सेलरेशन का इक्वेशन है त्वरण का ही। 10 किलोग्राम की एक वस्तु जो कि विराम अवस्था में है पर एक 50 न्यूटन का बल 2 सेकंड के लिए लगता है, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। 10 किलोग्राम की एक वस्तु है, वो सूत्र नहीं लगेगा इसमें। देखो इधर ध्यान देना, इधर सही बता रहे हैं कुछ बच्चे जिन्होंने पकड़ रखी है, वो सही बता रहे हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है देखो इधर ध्यान देना। एक तो त्वरण का ये सूत्र होता है कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी, ये तो एक सूत्र है। और एक बल का सूत्र होता है F बराबर ma, तो इससे भी अपन A बराबर F अपॉन m, मतलब इससे भी अपन त्वरण निकाल सकते हैं। F का मतलब तो क्या होता है बल होता है, और यहां पर m का मतलब क्या होता है पिंड का द्रव्यमान होता है, और एक का मतलब त्वरण है, अर्थात बल और द्रव्यमान का अनुपात भी त्वरण ही है। तो देखो इसमें 10 किलोग्राम की एक वस्तु है, 50 न्यूटन का बल 2 सेकंड के लिए लगा रहा है, समय का यहां पर कोई रोल नहीं है। तो कितने न्यूटन का बल लगा रहा है ये 50 न्यूटन का, कितने किलोग्राम की है 10 किलोग्राम की है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो त्वरण ज्ञात करने के यही दो सूत्र हैं फिलहाल, ठीक है ना, फिर बाकी आगे अपन करते जाएंगे इनको। 59 देखो, 59 क्या है, 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है, तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा। 21 न्यूटन का एक बल है, 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु है, बताओ कमेंट करके। 21 न्यूटन का एक बल है, शाबाश सही बता रहे हैं, ठीक है ना। कैसे लगाएंगे अपन, कैसे लगाएंगे, ए बराबर क्या लिखेंगे अपन एफ अपॉन एम, ठीक है ना। एफ कितना है, एफ का मतलब बल 21, ठीक है ना, और ये एम कितना है 3, तो कितना जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 60 देखो 60वें नंबर पर क्या है, क्या कहता है ये, एक कार विराम अवस्था से चलकर 12 सेकंड में 30 मीटर का वेग प्राप्त करती है, तो उस कार का त्वरण क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताओ 60 में। शाबाश सही बता रहे हो। देखो अब इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, प्रारंभिक वेग। देखो ये जो 30 मीटर का वेग है ना, 30 मीटर का वेग है वस्तु का अंतिम वेग, वस्तु का कौन सा वेग है, अंतिम वेग, अर्थात ये किसकी वैल्यू है, ये है v की वैल्यू। और इस स्थिति में कोई प्रारंभिक वेग है क्या, प्रारंभिक वेग नहीं है, तो प्रारंभिक वेग अपन कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे, अर्थात v बराबर कितना है, v बराबर है 30, u बराबर कितना है 0, ठीक है ना, और t बराबर कितना है 12, यही है। तो 30 माइनस 0 अपॉन 12, तो ये कितना हो जाएगा भाई 30/12, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, लगभग हो जाएगा 2.5 के समथिंग, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। प्रारंभिक वेग नहीं हो तो अपन इसको शून्य मानते हैं, ठीक है भाई। 61 क्वेश्चन देखो क्या है, एक कार की गति 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड से 50 मीटर प्रति सेकंड बदल रही है, तो उस कार का त्वरण क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बता दो। बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करके बताओ। 20 मीटर प्रति सेकंड से 50 मीटर प्रति सेकंड हो रही है, शाबाश सही बता रहे हो। देखो 50 मीटर प्रति सेकंड क्या है, v की वैल्यू है, 20 मीटर प्रति सेकंड क्या है, u की वैल्यू है, और 10 सेकंड क्या है, t है। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 50 माइनस 20 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 10। तो यहां पर अगर देखा जाए तो आ जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई 62 क्या कह रहा है, 62 क्या कह रहा है,
एक वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है, इसका वेग 6 सेकंड में 8 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा? 2 मीटर प्रति सेकंड, 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बताओ भाई। $62, शाबाश, सही, सारे बच्चे सही बता रहे हो। देखो इधर ध्यान दो, 6 सेकंड में 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो ये प्रारंभिक वेग है u, ये 20 मीटर प्रति सेकंड हो रहा है, ये है v, और ये क्या है t। तो देखा जाए तो 20 माइनस 8/6, तो ये कितना हो जाएगा? 12/6। तो ये हो जाएगा कितना भाई? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो 63, गति का समीकरण लागू होता है। ये मैं गति के समीकरण में बताऊंगा आपको कि लागू किस पर होता है, ये तो बता रहा हूं। गति का समीकरण लागू होता है केवल नियत त्वरण के लिए। बोलो कौन से त्वरण के लिए? नियत त्वरण के लिए। ये कैसे होता है ये मैं लॉ ऑफ मोशन वाले टॉपिक में आपको समझाऊंगा इसकी कंसेप्ट। आगे देखो 64, बताओ भाई कमेंट करके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब वस्तु ऊंचाई से गिरती है तो वेग में लगातार वृद्धि होती है। जब ट्रेन स्टेशन से रवाना होती है, जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है। कौन से कथन धनात्मक त्वरण के उदाहरण हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? 64 में कमेंट करके बताओ। कुछ बच्चे सही बता रहे हैं। देखो ध्यान देना, धनात्मक त्वरण की बात कर रहा है, तो धनात्मक त्वरण वो है जब वेग में लगातार वृद्धि हो रही हो। भाई वेग में लगातार क्या हो रही हो? वृद्धि हो रही हो। वेग में लगातार वृद्धि हो रही हो, वही तो धनात्मक त्वरण है। तो जब वस्तु ऊंचाई से गिरती है तो वेग में लगातार वृद्धि होती है। ये मैं डालूंगा तो नीचे जाऊंगा तो वेग में लगातार ही वृद्धि होगी। तो कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो वो धनात्मक त्वरण है, नीचे से ऊपर जाती है तो वो ऋणात्मक त्वरण है। जब ट्रेन स्टेशन से रवाना होती है तो बिल्कुल वेग में लगातार वृद्धि होती है, तो ये भी कौन सा त्वरण है? धनात्मक त्वरण है। और पहले वाला भी कौन सा त्वरण हो जाएगा? धनात्मक त्वरण हो जाएगा। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो मुझे बताओ वेग तो कम होगा ना रुकने पर। तो जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है ना, तो ये कोई धनात्मक त्वरण नहीं है, ये तो कौन सा त्वरण है भाई? ऋणात्मक त्वरण है। हाँ, अगर ट्रेन स्टेशन से रवाना होती तो बात अलग है। तो धनात्मक त्वरण के उदाहरण हो जाएंगे 1 और 2। तो इसका राइट। अब देखो भाई अगला 65 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तु को उछालने पर वेग में लगातार कमी होती है। वाहन को ब्रेक लगाने पर ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है जब ट्रेन स्टेशन पर रवाना होती है। और यह इनमें यह पूछा है कि कौन कौन से कथन ऋणात्मक त्वरण के उदाहरण है। अब बताओ भाई फटाफट कमेंट करके, कौन कौन से ऋणात्मक त्वरण के उदाहरण है? शाबाश, सही बता रहे हो। देखो वस्तु को उछालने पर वेग में लगातार कमी होती है, तो ये भी एक प्रकार का ऋणात्मक त्वरण है भाई, कमी हो रही है। और ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं अपन? मंदन बोलते हैं। वस्तु को वाहन के ब्रेक लगाने पर भी अपने को मालूम है ऋणात्मक त्वरण होता है। और ट्रेन स्टेशन पर आती है तो वो भी एक प्रकार का ऋणात्मक त्वरण है। बात तो एक ही है। तो सभी के सभी ऋणात्मक त्वरण के उदाहरण है। सभी बच्चों का ये सही है। 66 देखो। अब जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो आएंगे लिफ्ट के संदर्भ में, ठीक है ना। तो देखो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाती है तो वस्तु का भार बढ़ता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे आती है तो वस्तु का भार अपरिवर्तित रहता है। जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जाती है तो वस्तु का भार बढ़ता है। और जब लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे आती है तो वस्तु का भार घटता है। फटाफट कमेंट करके बताओ। देखिए आप लोग 66 में कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपकी इसकी कंसेप्ट तक ले जाता हूं। 66, शाबाश, सही है बच्चों का। जिन्होंने पढ़ा है वो बढ़िया बढ़िया उत्तर दे रहे। देखो इधर ध्यान देना, अगर एक समान, इस चीज को ध्यान रखना, 3-4 लाइनें याद रख लेना, ठीक है ना। एक समान वेग से, एक समान किससे? वेग से लिफ्ट चाहे ऊपर जाए और लिफ्ट चाहे नीचे जाए, व्यक्ति के भार में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात भार क्या होता है? अपरिवर्तित। लेकिन अगर लैंग्वेज बदल दे और इस प्रकार से कहे एक समान त्वरण से, बोलो एक समान किससे? त्वरण से,
तो एक समान त्वरण से अगर ऊपर जा रही है तो ऊपर जाने पर वस्तु का जो भार है ना, भार ये बढ़ता है, वस्तु हो या व्यक्ति हो। और एक समान त्वरण से अगर नीचे आ रही है तो वस्तु का भार घटता है। ये चीज ध्यान रखना, त्वरण से ऊपर जाने पर अर्थात लिफ्ट के त्वरित गति करने पर परिवर्तन होता है भार में, अन्यथा परिवर्तन नहीं होता। तो मुझे बताओ वेग से, देखो पहला लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाती है तो भार बढ़ता है, ये बिल्कुल गलत है। तो यही इसका कथन राइट आंसर हो जाएगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो लिफ्ट एक समान वेग से नीचे आती है तो वस्तु का भार अपरिवर्तित होता है, बात सही है। देखो इधर नीचे आने पर भार बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा। एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है तो भार बढ़ता है, त्वरण से ऊपर जाने पर भार बढ़ता है। और एक समान त्वरण से नीचे आती है तो भार क्या होता है? घटता है। ये बिल्कुल बात सही है। अगला देखो 67 क्या कहता है, जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो भार डैश होता है। फटाफट कमेंट करके बताओ, सब जानते हो आप लोग इसका आंसर। जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो भार डैश होता है। शाबाश। लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो भार क्या होता है? शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 अगर लिफ्ट में गुरुत्वाकर्षण बल हटा दिया जाए तो उसमें रखी वस्तु डैश, लिफ्ट की छत से चिपक जाएगी, वस्तु लिफ्ट से बाहर आ जाएगी, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वस्तु बीच में ही घूमती रहेगी। फटाफट कमेंट करके बताओ, देखें आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओ। शाबाश। गुरुत्वाकर्षण बल अगर हटा दिया जाता है ना तो लिफ्ट है ना मतलब लिफ्ट की छत से वस्तु चिपक जाती है। गुरुत्वाकर्षण बल हटा दिया जाएगा तो ऊपरी तो चिपकेगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ही तो अपनी को नीचे की ओर खींचता है। तो जब नीचे की ओर खींचने वाला बल ही नहीं है तो अपन कहां जाएंगे? ऊपर जाएंगे। हम हो चाहे वस्तु हो, बात एक ही है। ठीक है। 69 देखो 69 क्या कहता है, यदि लिफ्ट के नीचे उतारते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो व्यक्ति, बताओ भी कमेंट करके, यदि लिफ्ट के नीचे उतारते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो। 69 कुछ बच्चों का सही है, ध्यान देना। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, यहां पर अगर देखा जाए तो जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट, अरे भाई बोलो क्या? लिफ्ट के त्वरण को ए मान लेते हैं अपन। क्या मान लेते हैं? ए। और दूसरी ओर लिफ्ट के त्वरण का संबंध किससे है? गुरुत्वीय त्वरण से है। तो गुरुत्वीय त्वरण को अपन क्या मानते हैं? जी मान लेते हैं। तो यहां पर तीन अवधारणाएं आती हैं। अगर ए ज्यादा है किससे? जी से, अर्थात लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से ज्यादा है। दूसरी यहां पर स्थिति आती है लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के कम है। और तीसरी यहां पर स्थिति आती है लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से कम है, सॉरी यहां पर ये बराबर है। ठीक है ना। तीन चीजें होती हैं, एक में तो गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा हो, एक में लिफ्ट का त्वरण ज्यादा हो, एक में दोनों बराबर हो। सिर्फ तीन चीजें होती हैं। तो पहले में क्या है साहब? पहले में लिफ्ट का त्वरण ज्यादा है किससे? गुरुत्वीय त्वरण से। तो गुरुत्वीय त्वरण कम है तो इसमें भी जो वस्तु है ना, इसमें भी ध्यान रखना, वस्तु लिफ्ट की छत से चिपक जाएगी। छत से चिपक जाएगी। चिपकने वाले दो हैं, गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए तो भी ऊपर चिपकती है, और अगर गुरुत्वीय त्वरण कम हो वो तो बात तो वही है ना, कम है तो। और अगर बराबर है तो व्यक्ति का भार क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और व्यक्ति के भार होने की शून्यता की स्थिति को बोलते हैं भारहीनता। और यहां पर अगर लिफ्ट का त्वरण कम हो, किससे कम हो? गुरुत्वीय त्वरण से। तो उस वस्तु का जो उस लिफ्ट में जो वस्तु रखी है ना, उसका भार क्या होगा? घटेगा। ये तीनों चीजें आप लोग ध्यान रखना, ये तीनों संबंध आप लोग ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं। अपनी नोटबुक में इनको आप लोग उतार लेना। तो अब देखो क्या है, लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो एक को ज्यादा की बात कर रहा है, ये ए ज्यादा है तो लिफ्ट ना छत से चिपक जाएगी, तो लिफ्ट की छत से चिपक जाएगा। बिल्कुल सही है, ये ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 क्या कह रहा है साहब, यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान लिफ्ट के त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में रखी वस्तु का भार, गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा बता रहा है आपकी बार, अर्थात जी ज्यादा है किससे? ए से। ठीक है ना। तो बताओ क्या होगा? जी ज्यादा है, ए से ज्यादा है तो वस्तु का भार क्या होगा? घटेगा। ये मैंने बताया कि नहीं बताया? भार घटेगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71
71 में आप लोग बताओ, देखें यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान लिफ्ट के त्वरण से कम हो तो लिफ्ट में रखी वस्तु का भार, देखो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम बता रहा है ए से, ठीक है ना, कम बता रहा है ए से, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान कम है लिफ्ट के त्वरण से। तो बताओ क्या कंडीशन बताई थी मैंने? शाबाश, सही है। वस्तु है ना छत से टकराएगी, छत से चिपक जाएगी, बात एक ही है, ठीक है भाई। आगे देखो, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है, कम की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। वास्तविक वजन कब रहता है, कम की बात कर रहा है जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो, जब लिफ्ट समान गति से नीचे जा रही हो, जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो। बताओ 72। सही है कुछ बच्चों का। देखो इधर ध्यान देना, वजन के कम की बात कर रहा है ना, तो वजन कम कब होता है? जब लिफ्ट है ना एक समान त्वरण से, बोलो मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था ये? जब लिफ्ट एक समान किससे? त्वरण से। जब लिफ्ट एक समान त्वरण से कहां जा रही हो? नीचे जा रही हो। तो जब लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे जा रही हो तो वह क्या होगा बताओ? तब भार घटेगा। तो पहला देखो, तो जब लिफ्ट एक समान तेजी से नीचे जा रही हो तो मुझे बताओ ऊपर जाने वाला तो ऑप्शन ही कट जाएगा यहां से, ये दोनों तो वैसे ही कट जाएंगे। अब इन दोनों में आपके कंफ्यूजन है कि लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो और लिफ्ट एक समान गति से नीचे जा रही हो। मुझे बताओ एक समान गति से नीचे जा रही हो तो वो त्वरण थोड़ा ही हुआ, वो तो वेग हुआ ना। तो एक समान वेग से ऊपर नीचे जाने पर तो किसी भार में परिवर्तन होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही है तो ये त्वरण होगा, क्योंकि ये है ना, ये त्वरण वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिफ्ट तेजी से नीचे जाना और लिफ्ट समान गति से नीचे जाना दोनों बात अलग अलग है। समान गति से नीचे जा रहा है इसका मतलब वेग समान है, और तेजी से नीचे जा रहा है इसका मतलब वेग बढ़ रहा है, ठीक है। आगे देखो 73, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक कब महसूस होता है? अधिक की बात कर रहा है भार की। तो जब लिफ्ट समान त्वरित गति से नीचे जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट समान वेग से नीचे जा रही हो, जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रही हो। बताओ बेटा और 73। शाबाश, सही बता रहे हो। पूछ रहा क्या है? भार अधिक। तो अधिक जब त्वरित गति करते हुए कहां जा रही हो? ऊपर जा रही हो। बात तो सही है। जब त्वरित गति करते हुए नीचे आ रही थी, इसमें सेकंड कंडीशन में, ठीक है ना, तो इसमें तो क्या होगा? भार घटता है। भार क्या होता है? घटता है। चलो आगे 74 देखो क्या कहता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम कब होता है? कम की बात कर रहा है जब लिफ्ट जा रही हो। देखिए बताओ 74 में भार के कम की बात कर रहा है, त्वरण के साथ ऊपर या त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर या समान गति के साथ नीचे। शाबाश, अब की बार सही बता दिया सभी बच्चों ने सही। अब की बार कम महसूस हो रहा है तो इसका मतलब त्वरण के साथ क्या जा रही है? नीचे जा रही है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समान गति के साथ नीचे जाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। 75 देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज का। 75 क्या कर रहा है? ध्यान से देखना इधर। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है, ठीक है ना, और लिफ्ट ऊपर की ओर तेजी से चलना शुरू हो रही है। तो देखो ऊपर की ओर जा रही है तो बताओ क्या होगा? ज्यादा दिमाग ही मत लगाओ। पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, पैमाना वजन कम दिखाएगा, पैमाना शून्य दिखाएगा, पैमाना कोई विक्षेपण नहीं करेगा बल्कि वह वास्तविक वजन दिखाएगा। बताओ भी कमेंट करके। 75 सही है सभी बच्चों का। ऊपर जा रही हो तो पैमाना है ना, वजन क्या होगा? अधिक दिखाएगा, क्योंकि ऊपर जाने पर व्यक्ति का वजन बढ़ता है, ठीक है ना। तो आज अपन ने त्वरण और लिफ्ट संबंधी प्रश्न लिए थे। जो अगला जो वीडियो आएगा ना, अगला वीडियो, उसमें मैं क्या लूंगा मैं आपको बता देता हूं। अगला जो वीडियो आएगा उस अगले वीडियो में मैं लूंगा पूरे के पूरे क्वेश्चन गुरुत्वीय त्वरण के। इस चीज का ध्यान रखना, किसके लूंगा? गुरुत्वीय त्वरण, यानी किसके लूंगा मैं? जी के। इसलिए चैप्टर को तैयार करके आना, ठीक है ना भाई। तब तक के लिए